हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 एयरक्राफ्ट विमान क्रैश हो गया है। जी हां दोस्तों, जिसमें दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या रहा इस क्रैश का बड़ा कारण। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भारत से 16वें दौर की सैन्य वार्ता में लद्दाख गतिरोध पर 4 सूत्रीय आम सहमति बनी है दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार भड़कते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर और पीओके को लेकर बड़ी बात कही है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर फिर एक बार निशाना साधा है दोस्तों। बताएंगे इस बार क्या रहा बौखलाहट के पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां कश्मीर से गुजरी इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड की मशाल, तो बिफरा पाकिस्तान बॉयकॉट का किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे भारत ने पाकिस्तान और चीन को दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, और कह दिया है ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बैंक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां आरबीआई ने 2 बड़े बैंकों पर लगा दी है कई प्रतिबंध, ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर। बताएंगे कौन से वो 2 बैंक है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है दोस्तों। और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश हो गया है दोस्तों। दोनों पायलट हुए शहीद, आधा किलोमीटर तक बिखरा इसका मलबा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG क्रैश हो गया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक प्लेन का मलबा 1 किलोमीटर तक बिखरा हुआ है। जी हां दोस्तों, जिसमें कि आग लगने की भी खबर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम फौरन रवाना हो गई दोस्तों। ये हादसा करीब रात में 9:10 पर हुआ है। जी हां दोस्तों, MiG क्रैश के बाद करीब 1 किलोमीटर के दायरे में मलबा बिखर गया है। ये विमान क्रैश बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गाँव में हुआ है दोस्तों। इस विमान क्रैश में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। जी हां, बाड़मेर में MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की है। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना को जान गंवाने का गहरा अफसोस है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। हादसे के कारणों का दोस्तों अभी पता नहीं लग पाया है और कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, और दोनों पायलटों के शहीद होने की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जैसे ही इस हादसे का कारण निकलकर सामने आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ हम अपडेट करने वाले। लेकिन उससे पहले अपने वायुसेना के उन दोनों पायलटों यानी जवानों को दोस्तों शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलता के लिए बड़ी खबर की ओर, जहां भारत से 16वें दौर की सैन्य वार्ता में लद्दाख गतिरोध पर 4 सूत्रीय आम सहमति बनी है दोस्तों। चीनी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। बता दें, लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए हाल ही में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 16वें दौर की वार्ता हुई है, जिसमें कुछ मुद्दों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच आम सहमति बनी है। इसी क्रम में चीनी सेना ने गुरुवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि कोर कमांडर स्तर की बैठक में 4 सूत्री आम सहमति बनी है। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने की गति में निरंतरता, मतभेदों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और सुरक्षा सहित भारत की सीमा पर स्थिरता कायम करना शामिल है। जी हां दोस्तों, 16वें दौर की चीन भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक पर टिप्पणी करते हुए चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल कू कियान ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने रचनात्मक और दूरदेशी तरीके से मुद्दों पर चर्चा की है। वार्ता में दोनों पक्ष 4 आम सहमति पर पहुंचे। इस दौरान कमांडरों की बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद को निपटाने पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, जम्मू और कश्मीर और पीओके को विश्व शांति क्षेत्र घोषित करे पीएम मोदी। जी हां, महबूबा मुफ्ती का फिर एक बार दोस्तों विवादित और बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर और पीओके को शांत क्षेत्र घोषित किया जाए और इसे सार्क देशों के बीच सहयोग का एक मॉडल बनाया जाए। सार्क में शामिल सभी देश को कश्मीर में निवेश की अनुमति दी जाए। पीडीपी के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर मुफ्ती ये बातें कही। दोस्तों, पीडीपी प्रमुख ने आगे कहा कि अगर भारत सार्क का गुरु नहीं बन सकता तो विश्व गुरु भी नहीं बन सकता। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करती हूं कि जम्मू कश्मीर और पीओके को सार्क सहयोग का एक मॉडल बनाए। मुफ्ती ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और पीओके को विश्व शांति क्षेत्र घोषित करके सभी सार्क देशों को यहां निवेश करने के लिए कहे। महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। दोस्तों, साथ में भारत कभी विश्व गुरु भी नहीं बन सकता, ऐसी बातें इन्होंने कही है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या करारा जवाब देना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती को? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जो हमेशा से पाकिस्तान की ही चापलूसी करती है दोस्तों और पाकिस्तान के ही पक्ष में इनका बयान रहता है। ऐसे में आप जवाब देना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर से गुजरी इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड की मशाल तो बिफरा, पाकिस्तान बॉयकॉट का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड की मशाल जम्मू कश्मीर से होकर गुजरने के कारण चेन्नई में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का वो बहिष्कार का ऐलान किया है। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE ने 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच भारत के चेन्नई में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफसोस की बात है कि भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का राजनीतिकीकरण करने के लिए जम्मू कश्मीर से इसकी मशाल गुजारी। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान राजनीति को खेलों से जोड़ने के भारत के शरारतपूर्ण प्रयास की निंदा करता है। विरोध के तौर पर पाकिस्तान ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है दोस्तों, और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के समक्ष भी उठाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी को बता दें, पाकिस्तान के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ने अचानक इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने इस तरह के बयान देकर और अपनी टीम के भारत पहुंचने के बाद बहिष्कार करके प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकीकरण कर दिया है। बागची ने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अरिंदम बागची की इन बातों का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो भारत का अभिन्न अंग पीओके था, है और रहेगा, लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और भारत के इस खेल का दोस्तों बॉयकॉट करना पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इसी खेल से जुड़ी खबर, जहां चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेस ओलंपियाड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया है दोस्तों। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK स्टालिन और दिग्गज अभिनेता रजनीकांत समारोह में मौजूद रहे। स्टालिन ने प्रधानमंत्री का स्वागत प्रतीक चिन्ह देकर किया। दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने प्रधानमंत्री को चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत को अमेरिका से मिले 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। आखिर क्या है इसकी खासियत, हम आपको बता दें। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को अमेरिका से 2 और MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है दोस्तों। नौसेना अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के तहत ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इसके साथ ही नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जी हां, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन की ओर से इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुल 24 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2025 तक पूरी होगी। इनमें हेल फायर मिसाइल और घातक रॉकेट प्रणाली लगी होगी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पीओके से गुजरने वाली CPEC से कोई तीसरा देश ना जुड़े। जी हां, भारत ने कहा यह हमारी संप्रभुता की बात है। जी हां, फिर एक बार नया बयान दोस्तों निकलकर सामने आया है। CPEC गलियारे को लेकर भारत ने गुरुवार को तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस परियोजना से कोई तीसरा देश ना जुड़े। भारत ने CPEC परियोजनाओं के विस्तार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC परियोजनाओं को अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना
योजना बना रहे हैं। जी हाँ, भारत ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर स्पष्ट किया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका यानी भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरने वाली परियोजनाओं से कोई अन्य देश ना जुड़े, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस विषय पर पूछे जाने पर साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को किया फोन, 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक हुई इनकी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को लेकर तनातनी के बीच गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ फोन पर वार्ता की है। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि दोनों नेताओं ने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक बात की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच फोन वार्ता कल सुबह 8:33 पर हुई दोस्तों, और सुबह 10:30 से 10:50 के बीच समाप्त हुई। उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक बात की। इस वार्ता को लेकर चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान मुद्दे को लेकर चीनी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान मसले पर आग से न खेलने की चेतावनी दी है। जी हाँ, गौरतलब है कि ताइवान पर चीन हमेशा से अपना दावा करता आया है। उसके इन दावों को लेकर अमेरिका भी अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है दोस्तों, और इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आतंकी और बलूचिस्तान के अलगाववादियों से बात कर सकता हूं, चोरों से नहीं। जी हाँ, इमरान खान का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पूर्व पीएम इमरान खान मौजूदा सरकार पर खूब हमलावर हैं। इमरान खान महीनों से बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं जिसमें भारी भीड़ भी जुट रही है दोस्तों, और इसी बीच इमरान खान ने सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ बातचीत के लिए बैठने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों कि वे आतंकियों और अलगाववादियों से बात कर सकते हैं लेकिन चोरों से नहीं। जी हाँ, बुधवार के दिन इमरान खान की पार्टी ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं बलूचिस्तान और सिंध के अलगाववादियों से बात कर सकता हूं लेकिन चोरों से नहीं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जो तुम्हारा घर लूटता है? बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक आतंकी संगठन है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है दोस्तों, ये अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय एक आतंकवादी समूहों का गठबंधन है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच इमरान खान ने फिर से यानी जल्दी चुनाव कराने की मांग की है दोस्तों। पाकिस्तान में बेहद खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच इमरान ने ये चुनाव वाली बात भी कही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने शहबाज शरीफ की सरकार से देश में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ जल्द चुनाव कराकर ही पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट को खत्म किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां नौसेना को मिला भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। जी हां, चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत। आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने गुरुवार को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत हासिल किया दोस्तों। भारतीय नौसेना ने अपने बिल्डर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत प्राप्त करके आज समुद्री इतिहास रच दिया है। जी हाँ, विक्रांत की डिलीवरी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूहों में शामिल हो गया है दोस्तों जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब तभी संभव है दोस्तों जब आप जैसे लोगों का सपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला रहे तो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर एक और बड़ा हादसा टला। जी हाँ, कोलकाता के लिए निकला इंडिगो विमान रनवे से उतरा। जी हाँ, खतरे में पड़ी यात्रियों की जान। दरअसल जोरहाट के रोरैया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो के विमान के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों। जोरहाट एयरपोर्ट पर रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद विमान रनवे से उतर गया और उसके टायर दलदल में जा फंसे और इस वजह से कई यात्रियों की जान खतरे में आ गई। जी हाँ, जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह इंडिगो की विमान संख्या 6E757 कल अपने निर्धारित समय दोपहर 2:20 कोलकाता के लिए उड़ान भरने के लिए रवाना हुई, लेकिन रनवे पर कुछ ही मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद विमान का चक्का अचानक रनवे से उतरकर दलदल में जाकर फंस गया। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल लगातार दोस्तों विमान से जुड़ी खबरें चौंकाने वाली हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इराक में बने श्रीलंका जैसे हालात, प्रदर्शनकारियों ने संसद पर किया कब्जा।
कब्जा। जी हाँ दोस्तों, इराक में अब श्रीलंका जैसा विरोध देखने को मिल रहा है। बगदाद में बुधवार को आक्रोशित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर प्रदर्शनकारी इराकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थक है। प्रदर्शनकारी ईरान समर्थित पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद शिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ताइवान ने पहली बार दिखाए फाइटर जेट्स के अंडरग्राउंड बंकर, चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच अपनी सीमाओं को लेकर तनातनी चलती रहती है। चीन के हमलों से बचने के लिए ताइवान ने अब अपने देश के अंदर फाइटर जेट्स के लिए सुरंगें बनाई हैं। दोस्तों, ये सुरंगें कई एयरबेस को आपस में जोड़ती हैं। इन मजबूत बंकरों के अंदर ताइवान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखती है। इन्हीं के अंदर फाइटर जेट्स की मरम्मत होती है और यही इनमें बम, रॉकेट और मिसाइलों की तैनाती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर किम जोंग उन ने अमेरिका दक्षिण कोरिया को दी बड़ी चेतावनी। कहा, जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला भी करूंगा। जी हाँ, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। किम जोंग उन ने धमकी देते हुए कहा कि उनका देश दक्षिण कोरिया को खत्म कर देगा और अमेरिका से युद्ध करेगा। किम जोंग उन ने 1950-53 के कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ पर देश के पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए ये धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां दिल्ली में कोरोना के 1128 नए मरीज, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 6.5% के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते एक हफ्ते में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4% के स्तर से अब 6.56% तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर कोरोना के 1128 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि गुरुवार को एक राहत की खबर ये रही कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जबकि बुधवार को पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब राजधानी में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर विवादित बयान के बाद मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, एमपी में दर्ज हुआ एफआईआर। जी हां दोस्तों, कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके विवादित बयान के चलते अब उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस दलील को गुरुवार को खारिज कर दिया कि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता जानबूझकर ये टिप्पणी की थी और इसके लिए पार्टी और अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, रिजिजू के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारती पवार ने कहा कि चौधरी ने न सिर्फ एक महिला बल्कि आदिवासी समुदाय का भी अपमान किया है, इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों क्या सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है अधीर रंजन की इस गलती को लेकर? दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे योगी का मॉडल, कर्नाटक में भी चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, सीएम बोम्मई की 2 टुक बीजेवाईएम नेता की हत्या के बाद एक्शन में सरकार। जी हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद योगी मॉडल की चर्चा भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार यानी 28 जुलाई को खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है और इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार को 100 में से पूरे 100 अंक दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग होती है तो कर्नाटक में भी सरकार के योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी योगी जी के मॉडल की हर कोई तारीफ कर रहा है दोस्तों और अपनाने की बात कर रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर जिहादियों की बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम, असम में 11 लोग हुए गिरफ्तार, अलकायदा से जुड़े हैं इसके तार। जी हाँ, असम पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका बांग्लादेश के खूंखार आतंकी संगठनों अंसरुल इस्लाम बांग्ला टीम बोले तो
ABT और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोले तो अक्वीस से संबंध है। राज्य के मोरी गांव के सहरिया गांव स्थित एक इमारत जमी उल हुडा मदरसा को सील कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों का बंदरगाह या फिर से किसी स्थानीय लोगों से संपर्क हो सकता है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की पहली पसंद। जी हां, तौकीर रजा का बहुत बड़ा बयान दोस्तों। इस्लामिक स्कॉलर और आला हजरत दरगाह से जुड़ा मौलाना तौकीर रजा खान अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा अपने बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल तौकीर रजा ने यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मुसलमानों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही है। जी हां, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या तौकीर रजा का कहना ये कि मुसलमानों की पहली पसंद वो भी प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, कितने हद तक सही है दोस्तों, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश की है? दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए विवादित बयान ही दिए हैं दोस्तों, और अचानक से ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं भरोसे के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पीएम किसान योजना में आया नया नियम, तुरंत लौटाएं किस्त वरना सरकार करेगी वसूली। जी हाँ, अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है दोस्तों। सरकार ने इस योजना में 8 बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे और आपको अब तक की मिली सभी किस्तें लौटानी होंगी। अगर आप सरकार की तरफ से तय किए गए मापदंडों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो तुरंत सभी किस्तें वापस कर दें, वरना सरकार आपसे वसूली कर सकती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 11वीं किस्त के पैसे आ चुके हैं। अब 12वीं किस्त का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेजों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल इस योजना का लाभ कई अपात्र किसान भी उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस योजना के नियमों में फेर बदल कर दिया है ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। हाल ही में लाभार्थियों के लिए KYC कराना बहुत जरूरी कर दिया गया था और अभी भी है दोस्तों। अब सरकार ने फिर एक बदलाव किया है जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सरकार ने वसूली संबंधित कोई नोटिस नहीं निकाला है लेकिन सख्ती जरूर दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप ऑनलाइन रकम वापस कर सकते हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे, हम आपको वही जवाब दे सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां RBI ने 2 बड़े बैंकों पर लगाए प्रतिबंध, ग्राहकों पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जी हाँ, कहीं आपका अकाउंट भी तो इसमें नहीं। दरअसल आजकल सभी के अकाउंट्स किसी न किसी बैंक में होते हैं दोस्तों, ऐसे में बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। RBI ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने बताया कि इनमें ग्राहकों द्वारा बैंक से निकासी की सीमा भी तय कर दिया गया है, यानी बैंक के इस प्रतिबंध का असर सीधा ग्राहकों पर भी पड़ेगा। ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर है। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कितने रुपए तक निकाल सकेंगे अब ग्राहक, क्या बैंक दे सकेगी लोन या नहीं, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखा दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप सवाल जरूर करिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।